बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं समा और मैं हूं आयशा अंसारी। मैं हूं इरम ज़ईम। बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र करेंगे गुजरावाला से अफसोसनाक खबर का, जहां खातून को उसके 4 बच्चों समेत कत्ल कर दिया गया। बच्चों की उम्रें 5 से 12 साल के दरमियान है। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहसिन खालिद से। मोहसिन, ये बताइएगा कि बच्चों का वालिद कहाँ था उस वक्त और क्या कत्ल की कोई वजह अभी तक सामने आ सकी? बिल्कुल, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है वो डोगरावाला में पेश है, जहाँ पे माँ और उसके 4 बच्चों को जो है वो कत्ल कर दिया गया है बेदर्दी के साथ, जिनमें 3 बेटियां और 1 बेटा शामिल है। थाना कैंट का ये इलाका है और जो पुलिस के मुताबिक जो है माँ और उसके बच्चों को पहले सरों में डंडे मार के जो है वो जख्मी किया गया है और उसके बाद उनको टोके के वार करके जो है वो मौत के घाट उतारा गया है। और बच्चों की उम्रें जो है वो 5 से 12 साल के दरमियान है। तमाम लाशें जो है वो घर में से बरामद हुई हैं और इस तरह से पता चला है कि शायद ये वक़ुआ रात का था और खून बह के बाहर जब निकला है, तौफून फैला है, तो जो ऐसे इलाका थे उन्होंने पुलिस को इतला दिया और पुलिस ने जब घर का ताला तोड़ा है और अंदर दाखिल हुए तो अंदर ये लाशें जो है वो मौजूद थी, जिनको जो है वो अपनी उन्होंने लेके जो है सिविल अस्पताल जो है मुंतकिल किया गया है। जान भाग होने वालों में फौजिया बीबी, उसका बेटा ताबिश और बेटियां तानिया, सानिया और हादिया शामिल है। और जो आपने सवाल किया कि उसके शोहर कहाँ था, तो शोहर जो इमरान था वो घर पे मौजूद नहीं था और बताया गया है पुलिस की जानिब से कि शोहर जो है अलग रहता था अपने बीवी बच्चों से। और लेकिन अब जो है पुलिस ने शोहर को हिरासत में ले लिया, उसे तफ्तीश की जा रही है। इब्तिदाई बयान में जो है इमरान उसने ये बताया है कि वो रात अपनी ड्यूटी पे था और वो अपना काम करता है, वो ड्यूटी पे था और उसे इस बारे में नहीं मालूम। लेकिन पुलिस ने जो है शक का इजहार किया है और इमरान को हिरासत में ले लिया है। मामले की मजीद तहकीकात जो है वो जारी है। मैं बताता चल के ये इंतहाई जो खौफ का जो मंजर है पूरे इलाके में, क्योंकि माँ को उसके 4 बच्चों समेत जो है वो मौत के घाट उतारा गया है। और पुलिस का ये कहना है कि मजीद जब पोस्टमार्टम होगा तो मालूम होगा कि क्या मजीद इन पे तशद्दुद किया गया है और क्या इनको जो है सिर्फ डंडों के वार से ही मौत के घाट उतारा गया है, क्योंकि टोकों के जरबे तो मालूम हुई हैं, मिली है उसके निशानात। तहम जो है 1 से 2 बच्चों की टांगों में फायरिंग का भी जो है पुलिस ने खदशा जाहिर किया है कि उनको गोलियां भी जो है वो मिली है और इंतहाई बेदर्दी से कत्ल किया गया इन बच्चों को। पुलिस तफ्तीश कर रही है। बहुत शुक्रिया मोहसिन खालिद, आप इससे मुतालिक बता रहे थे। फैसलाबाद में पुलिस गर्दी की इंतहा हो गई। पेट्रोलिंग पुलिस ने नाके पर गाड़ी ना रोकने पर ताक़ुब करके नौजवान को कार से नीचे उतारकर गोलियां मार दी। नौजवान के पेट पर गोलियां लगी। एफआईआर के मुताबिक एहलकार मकतूल वकास को ठुड्डे भी मारते रहे। उस्मान सिद्दीक की रिपोर्ट। इस्लामाबाद के बाद फैसलाबाद में भी पुलिस गर्दी का वाकया। फैसलाबाद के इलाके डिचकोट में पेट्रोलिंग पुलिस ने गाड़ी को नाके पर रोकने की कोशिश की, ना रुकने पर ताक़ुब किया और ड्राइवर वकास को कार से नीचे उतारकर गोलियां मार दी और फिर उसे जख्मी हालत में ठुड्डे मारे। वापस से जा रहा था, उसके साथ 2 उसके दोस्त थे, इधर नाका लगा हुआ था, उन्होंने नहीं रोका, उन्होंने समझा पता नहीं वैसे ही है, वो रुके नहीं है। पीछे से पुलिस ने ऊपर पहुंच के फायरिंग की है। सिटी पुलिस ऑफिसर ने इब्तिदाई रिपोर्ट में एहलकारों को कसूरवार करार दे दिया। सब इंस्पेक्टर शाहिद मंजूर, 2 कांस्टेबल और ड्राइवर गिरफ्तार कर लिए गए। वरसा ने जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया है। हमारा मुतालबा है कि जुडिशल इंक्वायरी हो, ये नौकरी से फारग हो। हमारा बंदा मारा गया है, 30 साल उम्र है, 3 उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, कौन जिम्मेदार है? हमें वो बंदा मिल जाएगा। हमारे साथ जो जुल्म हुआ है उसकी तलाफी कौन करेगा? मैं गुजारिश करूंगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट लाहौर से कि इसका सुमोटो एक्शन लें और इसकी जुडिशल इंक्वायरी करके मुजरमों को करार वाकई सजा दी जाए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वाक़े का नोटिस लेते हुए आईजी पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ उस्मान सिद्दीक, समा, फैसलाबाद। पुलिस की सफाकियत ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया। फैसलाबाद पुलिस ने इस्लामाबाद का वाकया दोहरा दिया। गाड़ी ना रोकने पर निहत्ते शहरी पर फायरिंग कर दी। वकास मौके पर ही दम तोड़ गया। घर का सरबराह था, 3 बच्चों का बाप था। घर में कयामत आ गई है। बूढ़ा बाप गम से निढाल है। उस्मान सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। उस्मान, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त वहाँ पे मौजूद हूँ जो वकास का घर है। इशारे पे ना रुकना जुर्म ठहरा और इसी जुर्म में एक बेगुनाह मासूम की जान ले ली। पेट्रोलिंग पुलिस एहलकारों की ये गुंडागर्दी कहें, उनकी अना का मसला कहें कि जब वकास शहर से अपने गांव समुंदरी वापस आ रहा था, उसको रोका गया, वो नहीं रुका और साथ ही उसके मामू का गांव था फराला। वहां जाके जब पुलिस एहलकार पीछे थे वो फायरिंग कर, उन्होंने उसकी गाड़ी पे फायरिंग की और वह वहाँ पे जाके रुका। बाहर निकल के वकास के कज़न के मुताबिक उसने अपने हाथ भी खड़े किए कि वो निहत्ता है, उसके पास कुछ भी नहीं है, बेगुनाह है, लेकिन फिर भी पेट में गोलियां दाग दी गई। 3 बच्चों का बाप है, एक बच्ची 4 साल की है, एक बच्ची 2 साल की है, बेटा जो है वो 1 साल का है और उनसे बाप का साया छीन लिया गया। बाप बूढ़ा है जिसका सहारा था
वो यहाँ पे रो रहा है, अपने सहारे को तलाश कर रहा है कि उसके बेटे को पुलिस एहलकारों ने मार दिया। पहले तो इस सारे वकूए को पुलिस मुकाबले का रंग दिया गया, लेकिन जैसे ही मीडिया ने यह खबर उठाई उसके बाद पुलिस एहलकार CPO फैसलाबाद जो हैं वो एक्शन में आए। इन चारों जिन पेट्रोलिंग पुलिस एहलकारों ने ये सारा सीन क्रिएट किया उनको गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ। 2 कांस्टेबल थे, एक ASI था, एक ड्राइवर था, वो अब पुलिस हिरासत में है। अच्छा उस्मान, ये इत्तलात भी आ रही थी कि गाड़ी से उतार कर इस नौजवान को मारा गया, क्या इस बात में कुछ सच्चाई है? इब्तदाई तफ्तीश में क्या बात सामने आई थी इससे मुताल्लिक? जी बिल्कुल, फराला गांव जो वकास के मामू का गांव था वहां ये लोग पहुंचे हैं और गाड़ी से उतरा है वकास खुद, उसने उतर के अपने हाथ खड़े किए हैं, पुलिस एहलकारों को ये इशारा दिया है कि वो निहत्था है, वो बेगुनाह है, वो मासूम है, लेकिन फिर भी उसको गोलियां मार दी। वकास के कज़न के मुताबिक जो FIR में भी चीज़ें दर्ज हुई हैं उनके मुताबिक वकास को जब पेट में गोलियाँ मारी गई उसके बाद उसकी ज़ख्मी हालत में उस पर ठुड्डे भी मारे गए और वहीं पर दम तोड़ गया। सफाकियत की इंतहा थी, अना का मसला बन गया पुलिस एहलकारों का कि उन्होंने इशारा किया और वो नहीं रुका और उसकी जान ले ली। शहरी यहाँ के जो पूरा गांव है उसमें गम भी पाया जा रहा है, गम और गुस्सा भी है। यकीनन गम और गुस्सा सिर्फ उस गांव के लोगों को ही नहीं बल्कि पूरी कौम को है इस बात पर। बहुत शुक्रिया उस्मान सिद्दीक, आप इससे मुताल्लिक बता रहे थे। फैसलाबाद में पुलिस के हाथों मासूम शहरी की हलाकत पर पूरा इलाका सोगवार है। लखाना कहते हैं उनके साथ बहुत जुल्म हुआ। पुलिस फोर्स में मौजूद कानून शिकनों को सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। बिजनेस है हमारा ट्रांसपोर्ट का, उनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटी एक बेटा। पुलिस ने ज़्यादती की हमारे साथ, वो तो उधर गांव में आके फिर मारा पुलिस ने। गांव में किसकी तरफ, कोई मामू की तरफ गए थे? मामू की तरफ जा रहे थे, उधर वो उसने गाड़ी रोकी और बाहर निकला, हाथ अपने ऊपर किए, बाहर हाथ ऊपर किए तो उन्होंने फायर मार दी। इन जैसे दरिंदों के लिए दहशतगर्दी होनी चाहिए, दहशतगर्दी का जो भी है इसका रिट वगैरह इस पर पूरी तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि ये इस तरह अगर होता रहा, पहले सहीवाल में हुआ, इस्लामाबाद में हुआ, अब ये डिशकोट में भी यही हो रहा है। ये हमारे मुहाफ़िज़ हैं या हमारे मतलब दुश्मन है? ये आगे बढ़े। सिंध में कत्ल पर जिरगों की पाबंदी के बावजूद लाड़काना की सरकारी इमारत में जिरगा हुआ। पुलिस सरपरस्ती करती रही, अंदर फैसले होते रहे। समा टीम ने पहुंचकर अंदर जिरगों की फुटेज बना ली। कत्ल पर होने वाले जिरगे की सदारत कोई और नहीं बल्कि GDA रहनुमा गौस बख्श मेहर कर रहे थे। 11 अफराद के कत्ल के बदले 2 करोड़ 70 लाख रुपए जुर्माना तय पाया। एडवांस रकम भी मौके पर अदा की गई। ये भी तय पाया कि गवाहियां बदल दी जाएंगी। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे नवीद लाड़क से। नवीद, कैसे इत्तला पहुंची आप तक इस जिरगे की? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान है और ये पाकिस्तान का ऐसा इलाका लाड़काना है जो लाड़काना ना सिर्फ इलाका और पूरी डिवीज़न जहाँ पर जरगे होते हैं और सरदारी निज़ाम है। यहाँ कत्ल करो और थोड़े अरसे में जो उसका जरगा होता है और रकम जो है वो मुकर्रर कर दी जाती है और फरीकेन आपस में बन जाते हैं। ऐसे ही हमें इतला मिली लाड़काना का एक सर्किट हाउस जो सरकारी इमारत है वहाँ पर जरगा होने की इतला मिली। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो अंदर जाने से हमें मना कर दिया गया। हम बाहर बैठे रहे, इंतज़ार करते रहिए और अपना तरीके से अपने अंदर की जो है वो जरगे की फुटेज बना ली। और बाहर जो 6 घंटे के बाद जो है ये जरगे की जो फतवा जारी की गई, ओढ़ा और जखरानी बरादरी के ये दरमियान जो तजादम था, झगड़ा चल रहा था 3 सालों से जैकबाद के इलाके दोदापुर, तो उनमें जो है वो 2 करोड़ जो है वो 70 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया फरीकेन के ऊपर। 11 जो है वो खून साबित हुए। ये जो इसकी जो सरपंच थे वो GDA के MNA गोसबख्श महर और मीर मंजूर पवार की सरबराही में ये जो है वह जरगा हुआ। पुलिस जो है वो इसकी सरपरस्ती करती रही। बाहर 6 घंटे तक जो है वो मुसल्ह अफराद जो है वो जदीद असले की नुमाइश जो है वो करते रहे। रकम तो जो है वो जुर्माने की आयद की गई और मौके पर जो है वो 5 लाख रुपए भी अदा कर दिए गए। हालांकि सिंध हाई कोर्ट की जानिब से जरगों पर पाबंदी है और उसके बावजूद यहाँ पर सरदारी निजाम है और ये सरदार वडेरे जो है पाबंदी के बावजूद ये जरगा होता रहा। अच्छा नवीद, ये बताइएगा कि वहाँ पर कितने सरदार मौजूद थे और पुलिस क्यों चुप रही? पुलिस ने क्यों नहीं इस मामले में कोई अपनी इंटरफेरेंस की?
ये सूरत हाल तो हमें ऐसे नज़र आई क्योंकि जैकबाद लाड़काना से दूर है और जहाँ वहाँ से जो है वो फरीकैन को यहाँ लाया गया। हमने देखा कि पुलिस की 10 से ज़ायद जो है वो मोबाइल थी जहाँ पर ये लोग लाए गए, वो पुलिस के पहरे में लाए गए, पुलिस सरपरस्ती करती रही। 5 से ज़ायद जो है वो मुख्तलिफ बरादरियों के सरदार थे, जिनमें महर, जखरानी, ओढ़ा और पहवर बरादरियों के ये सरदार थे, मोज़िन थे, उनके जो है वो नेक मर्द थे। उनके सिवा भी जो है वो जो लड़ने वाले फरीकैन थे उनके अफराद बड़ी तादाद में मौजूद थे और उनके पास असला था, लेकिन पुलिस खामोश तमाशा ही बनती रही। हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि पुलिस सरपरस्ती थी इसकी और पुलिस को ये सरकारी प्रोटोकॉल में जो है वो जरगा जिसका इनेकाद यहाँ पर हुआ, क्योंकि ये सरकारी इमारत है सर्किट हाउस की, जहाँ पर जो मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर मेहमान आते हैं। सरकारी इमारत में ये जरगा हुआ और पुलिस ऐसे में सरपरस्ती भी करती रही। नवीद लाड़क अपडेट कर रहे थे और ऐसे में DDA रहनुमा गौस मेहर से समा ने सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा वो भी सुन लेते हैं। आपकी इन चीज़ों की वजह से और गड़बड़ें होती हैं, हमारे से न पूछे तो बेहतर है। भाई अच्छी बात हुई, 2 कबीलों का बड़ा झगड़ा था, काफ़ी कत्ल वगैरह हुई थी, अमन हो गया उनमें। तौर पर कितना जुर्माना सर? यार मुझे याद नहीं है, उनसे लिखे वाले उनसे देखो। किस बात पर झगड़ा शुरू हुआ था? क्रिकेट गेम पर। कितने साबित हुए? यार ये भी उधर देखो जाके, मुझे याद नहीं है। और सरपंचों ने भी इकरार किया कि जरगा तो कत्ल पर ही हुआ था, बोले कि इस तरीके से इंसाफ जल्दी मिलता है। कोर्टों में अगर जाते हैं तो वाकई उनको टाइम लगता है, यहाँ तो घंटों में तय मसले तय हो जाते हैं। तो इसलिए दोनों ने अंग्रेजों ने भी लॉ ऑफ आर्बिट्रेशन मुकर्रर किया था, जिसमें कोर्टें बाहर भेजती थी कि बाहर से बनकर फैसला करके आ जाओ। अल्लाह का करम है कि सब मोज़ीन जो इलाके के थे सब ने उनके पास चलकर रिक्वेस्ट की, दोनों पार्टियों को उन्होंने माना और आज वो सुलह हुआ है दोनों पार्टियों में, जखरानियों और उड्डो कौम में। और लाहौर में एक बार फिर अदालत में असलहा लाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी एहलकारों ने सेशन कोर्ट में असलहा लाने वाले 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। जी, चमन में गुज़श्ता रात मुसल्ला अफराद की फायरिंग से नौजवान का कत्ल हो गया। लवाहिकीन और ताजरों ने लाश को डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने रखकर धरना दे दिया। मजीद जानते हैं सईद अचकजई से। जी सईद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात को नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से एक नौजवान मोहम्मद सादिक जांबाक हुआ था, जिसके लवाहिकीन ने आज बतौर एहतिजाज मैयत को लेकर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने माल रोड पर रखकर एहतिजाज किया जा रहा है और यहाँ पर जो एहतिजाजी धरना है वो दे रखा है। लवाहिकीन का ये कहना है कि जब तक कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है उनका जो एहतिजाज है उनका सिलसिला जारी रहेगा। नौजवान के कत्ल के खिलाफ लवाहिकीन के अलावा अंजुमन ताजरान और मकामी ताजरों की बड़ी तादाद जो है वो इस धरने में शरीक है। ताजरों का ये कहना है कि चमन शहर में आजकल अमन व अमान की सूरत इंतहाई ख़राब है। रोज़ाना अगवा बराए तावान के वाक़यात के अलावा डकैतियाँ हो रही है, चोरियाँ हो रही है, लेकिन जो ज़िली इंतज़ामिया है वो आवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। एहतिजाज करने वालों का कहना है कि जब तक ज़िम्मेदार अफसरान उनके पास नहीं आते, उनको यकीनदानी नहीं कराते कि उनके कातिलों को गिरफ्तार किया जाएगा, उनके एहतिजाज का सिलसिला जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया सईद अचकजई। लकी मरवत जेल से रिहा होने वाले 2 कैदियों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। गोलियां लगने से जख्मी 3 राहगीर भी दौरान इलाज अस्पताल में दम तोड़ गए। पुलिस के मुताबिक मुखालिफिन की फायरिंग से दोनों कैदी मौके पर हलाक हो गए। लवाहिकीन ने मियांवाली रोड पर लाशें रखकर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। और आयशा, कराची वाले ट्रैफिक से हमेशा ही परेशान रहते हैं। कराची में चाहे धरना हो, जलसा हो, कुछ भी हो तो उसका खमियाजा कराची वालों को ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि उन्हें घर जाने और या ऑफिस आना हो तो काफ़ी मुश्किलात का सामना भी होता है। मैं तो सुबह जल्दी ऑफिस आ गई थी, उस वक्त ट्रैफिक नहीं था, लेकिन आप अभी आई हैं, क्या सूरत हाल थी? बिल्कुल इरम, ट्रैफिक की रवानी तो मुतासर हो रही थी। और कराची की अगर बात करें तो JUI के मिलियन मार्च की वजह से शहर के मुख्तलिफ रास्तों पर ट्रैफिक का बेपनाह दबाव बढ़ गया है। हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात कर लेते हैं। खुर्शीद आलम, ट्रैफिक की इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी हाँ बिल्कुल, पीपल्स सेक्रेटेरिएट से कॉरिडोर 3 को सदर दवाखाने की तरफ जाने से रात को ही रोक दिया गया था और मुतबादिल ट्रैफिक प्लान जारी करने के बावजूद कराची की मुख्तलिफ सड़कों पर इस वक्त ट्रैफिक का बदतरीन दबाव देखने में आ रहा है, जिसके मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि आइंदा चंद घंटों के बाद शहर में ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा क्योस पैदा हो सकता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी रोड पे पुरानी सब्ज़ी मंडी के मकाम पर, जहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि हसन स्क्वायर की तरफ जाने वाला ट्रैफिक का दबाव बहुत शदीद है। इसी तरह हसन स्क्वायर से
जेल चौरंगी की तरफ जाने वाला ट्रैफिक जो है वो भी बहुत बड़ी तादाद में आ रहा है और ट्रैफिक के इस दबाव को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस के एहलकार तैनात ज़रूर हैं, लेकिन वो मुतबादिल प्लान पर अमल कराने में बज़ाहिर इसलिए नाकाम नज़र आ रहे हैं कि ट्रैफिक का फ्लो इस वक्त बहुत ज़्यादा है, तो दोपहर के बाद क्या सूरत हाल होगी। दिन के इस पहर भी इसलिए ट्रैफिक का दबाव नज़र आ रहा है क्योंकि मुख्तलिफ रास्तों पर जो ट्रैफिक बंद कर दिया गया है उसकी वजह से मुख्तलिफ रूट्स की गाड़ियाँ इस भी आ चुकी हैं, जिसकी वजह से आपको ट्रैफिक का बेपनाह दबाव नजर आ रहा है। जी वेलकम बैक। आपको बताएं कि मुराद अली शाह के खिलाफ नैब रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। नैब को वादा मुआफ गवाह मिल गया। ठेकेदार अमजद हुसैन ने सब बता दिया। बड्डे साईं के खिलाफ मजमूई तौर पर 125 गवाहान तैयार हो और ऐसे में मुकम्मल फहरिस्त समा पर मजीद जानते हैं सुहेल रशीद से। सुहेल, बताइएगा क्या कुछ है इस फहरिस्त में? ये देखिए, कुल 125 गवाहान मुराद अली शाह और दीगर मुलजमान के खिलाफ नूरियाबाद जो पावर प्लांट का केस था उसमें नैब की जानिब से तैयार किए गए हैं और जो फहरिस्त हमें मौसूल हुई है उसमें ये इंकशाफ सामने आया है कि एक जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर थे अमजद हुसैन वो वादा माफ गवाह बन चुके हैं मुराद अली शाह और दीगर तमाम मुलजमान के खिलाफ। उनकी जो चेयरमैन नैब की जानिब से वादा माफ गवाह बनने की दरख्वास्त थी वो मंजूर की जा चुकी है। मजिस्ट्रेट के सामने वो अपना एतराफ़ भी कर चुके हैं अपने जुर्म का और अब उनको बतौर वादा माफ गवाह ही यहाँ पर पेश किया जाना है एहतसाब अदालत में। और अमजद हुसैन का थोड़ा सा हम किरदार और इस केस से ताल्लुक़ बता देते हैं कि नैब का सारा केस ये था कि अब्दुल गनी मजीद और ओमनी ग्रुप ने मनी लॉन्ड्रिंग की गर्ज से एक फ्रंट कंपनी बनाई थी टेक्नोमैन काइनेटिक्स और उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर सिंध गवर्नमेंट से नूरियाबाद पावर प्लांट्स के जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवाए गए थे और इसके ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई और फिर इसी के मजीद एक फ्रंट कंपनी दुबई में बनाई गई 2 डायरेक्टर्स के नाम पर और $33 मिलियन जो JIT रिपोर्ट ये बताती है कि मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए बैरून मुल्क मुंतकिल किए गए थे और वो दोनों डायरेक्टर्स भी एतराफ़ जुर्म करके प्ली बारगेन कर चुके हुए हैं। ये अहम पेशरफ सामने आई है मुराद अली शाह के खिलाफ। और JIT रिपोर्ट अगर हम देखें जिसमें इस सारी कंपनी का जिसका जिक्र किया गया है वादा माफ गवाह के बयान सामने आने के बाद भी कि इसको जब ठेके दिलवाए जाते थे तो मुराद अली शाह जो उसका बोली का पूरा अमल होता था उसको कंट्रोल करते थे और जो नेपरा के मेंबर थे महमूद उल हसन नकवी वो ये सब जानते थे। उन्हीं को फिर इस जो प्रोक्योरेटिव कमेटी होती है जो कि बिडिंग का अमल पूरा करती है उसका रुकन भी बना दिया गया और यूँ एक पूरा कंट्रोल अमल रखा गया। और उसके बाद होना ये था, पहले तो ये तय पाया था कि नूरियाबाद को जो लिंक किया जाएगा वो हैस्को जो हैदराबाद इस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी है उसके साथ किया जाना है। सिर्फ 7 किलोमीटर की लाइन बिछेगी, लेकिन चूँकि रकूम ज़्यादा जारी करनी थी इस कंपनी को नवाजा जाना था, इसको के इलेक्ट्रिक से 85 किलोमीटर तवील जो है वो एक सर्किट लाइन बिछा के कनेक्ट करने का मनसूबा बनाया गया और मज़ीद रकूम जो है वो जारी करवाई जाती रही। और मुराद अली शाह की मंजूर नज़र कहा गया है नैब दस्तावेज़ात में इस कंपनी को कि इसको तमाम तर जो कॉन्ट्रैक्ट दिलवाए जा रहे थे और इस सारे मामले में जो मिडल मैन का किरदार अदा कर रहे थे वो खुर्शीद जमाली थे जो कि मरकज़ी मुलज़म के तौर पर नामजद हैं, ओमनी के कंसल्टेंट थे। उनको बाद में मुराद अली शाह ने यह भी कहा गया दस्तावेज़ात में कि नवाजते हुए वहाँ पर एक कंपनी का सरबराह भी बनाया और ये इस तरह पूरा एक मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस बताया गया है कि ये टेक्नोमैन काइनेटिक्स नामी कंपनी थी जिसको खड़ा ही जाली अकाउंट से जारी की गई 530 मिलियन रुपयों की मदद से किया गया था और अब्दुल गनी मजीद का ये मनसूबा था। इस सारे मामले में सब कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर अमजद हुसैन की खिदमात ली गई थी और अमजद हुसैन ने अब वादा माफ गवाह बनकर अपना बयान कलमबंद करवा दिया है और अदालत में भी उनका बयान जो है नैब की जानिब से जमा कराया जाएगा और उनको खुद पेश करके जज के सामने भी बयान कलमबंद करवाया जाएगा। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद, तफसीलन आपने अपडेट किया। भारत की पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुहिम की हकीकत दुनिया के सामने नुमायां होने लगी। हर गुजरते दिन के साथ आलमी सतह पर मोदी की रुसवाई बढ़ रही है। पाकिस्तान को बदनाम करने वाला एक और भारतीय फ्रॉड फोरम बेनकाब हो गया। जी हाँ, भांडा फूटने पर नाम नेहाद थिंक टैंक साउथ एशिया डेमोक्रेटिक फोरम के बोर्ड मेंबरान एक एक करके मुस्ताफी होते गए। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। इकोनॉमिस्ट हो या फॉरेन पॉलिसी मैगजीन, भारत का मकरू चेहरा हर जगह बेनकाब। बरतानवी पार्लियामान में बहस हो या अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक रिपोर्ट, भारतीय सियाकारियों की कलई खुल गई। यूरोपीय यूनियन डिसइंफो लैब में जिक्र किए गए थिंक टैंक्स और NGOs एक एक करके पाश होने लगे। एक और नाम नेहाद भारतीय फोरम का भी भांडा फूट गया। साउथ एशिया डेमोक्रेटिक फोरम हिंदुस्तान के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे का आलाकार था। डिसइंफो लैब की रिपोर्ट आने के बाद इस थिंक टैंक के तमाम किरदार दुम दबाकर भागने लगे हैं। सेडफ के तमाम डायरेक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया, अहम रुकन क्रिश्चियन फेयर भी शामिल। ये फोरम तवील अरसा दहशत गर्दी समेत 6 मुख्तलिफ अमूर में पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म रहा। फ्रॉड थिंक टैंक सेडफ 2011 में कायम किया गया। ब्रसेल्स में वाक़िह इस फोरम का ताल्लुक नरेंद्र मोदी से मुंसलिक श्रीवास्तव ग्रुप से है। ये फोरम अरसा दराज से पाकिस्तान को हदफ बनाने के लिए तनकीदी प्रोग्राम्स के इनेकाद के लिए लॉबिंग करता आ रहा है।
सिंध हाई कोर्ट ने KESC निजकारी का केस फैसला 15 साल बाद सुना दिया। अदालती फैसले में कहा गया है कि KESC की निजकारी का अमल गैर कानूनी नहीं था। सिंध हाई कोर्ट ने निजकारी के खिलाफ KESC लेबर यूनियन की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। KESC की निजकारी क्यों नहीं हो सकती, दरख्वास्त गुजार अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि निजकारी का अमल गैर कानूनी नहीं था। जस्टिस अकील अब्बासी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। और अब कातिल वायरस की बात करें जिसके मुसलसल वार जारी हैं। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 54 मरीज जान से गए। एक दिन में 2363 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। NCOC के मुताबिक मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 35,993 हो गई है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद इस वक्त कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दावत दी होती तो मैं इसराइली रैली में शिरकत होता और ख़त्म नबूवत के जलसे में मैं खुद तकरीर कर रहा हूँ एज ए वज़ीर दाखिला। कभी आपने सोचा कि वज़ीर दाखिला ख़त्म नबूवत के जलसे में तकरीर कर रहा हो? और अब और भी दावत आए और भी तकरीर करूँगा। जी भाई, मैंने ये बात नहीं की आप मुस्कुराते चेहरे से सवाल करें ना। मैं आपको टेंस नज़र आ रहा हूँ, आप टेंशन में सवाल करें। मैं अपने से बड़ा काम नहीं करता और किसी का काम नहीं करता। मुझे जो इमरान खान ने वज़ीर दाखिला की हैसियत से जिम्मेदारियां सौंपी हैं वो करूंगा, उसमें किसी और को मुदाखलत नहीं करने दूंगा। बाकी नैब मेरे अंडर नहीं है। नैब जाने और मुराद अली शाह साहब बने। मैं मुराद अली शाह साहब को यहाँ से पैगाम भेजना चाहता हूँ, आज भेजूँगा कि सारे कराची को सेफ सिटी बनाना चाहते हैं। उनके पास फंड है, मंजूरी है। रेंजर्स जो है सारे कराची में कैमरे लगने की आज मैंने रेंजर से कहा है और मुझे पूरा यकीन है कि सिंध हुकूमत उसकी फंडिंग करेगी। 1 साल में लग जाए, 2 साल में लग जाए, ये सिक्योरिटी की चीख ख़त्म हो जाएगी। ये मैंने कल कंट्रोल रूम में देखा कि इंटीरियर मिनिस्ट्री में को 20 साल से कंट्रोल रूम बना हुआ था, किसी ने उसको खोला ही नहीं। सारे 1800 के 1800 कैमरे ख़राब पड़े थे, उसे 1 दिन पहले ठीक कराया चाइनीज़ कंपनी से, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल था कि वो ठीक करा के देंगे। और वहाँ बैठे एक बंदा दिखाई दे रहा था। और अब हम इस्लामाबाद क्योंकि इन्होंने आना है तो ऐसे कैमरे उसमें इजाफा करने जा रहे हैं कि गाड़ियों के नंबर भी आए और इनके चेहरे भी आए, ताकि सिक्योरिटी का सैकड़ों लोग लगाने की ज़रूरत ही पेश ना आए। जी, आपका सवाल पहले होगा। MQM हमारी भाई तंजीम है, मेरा उनसे सारी ज़िंदगी अच्छा तल्लक रहा है। आज भी MQM से मेरा अच्छा तल्लक है। मेरे पास टाइम नहीं, वरना आज मैंने MQM की तरफ से जाना था। अगली दफ़ा जाऊंगा MQM की तरफ। लास्ट 3 क्वेश्चन, आपका एक हो गया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कराची को सेफ सिटी बनाना चाहते हैं। पूरे कराची में कैमरास लगाने के लिए रेंजर्स को कह दिया है। अमेरिका के नए सदर ने मुस्लिम मुल्कों पर से सफरी पाबंदियां खत्म कर दी। जो बाइडन से नया हुक्मनामा जारी कर दिया है। पहले रोज 15 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के जरिए ट्रंप की कई पॉलिसियां मनसूख कर दी गई हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम T20 सीरीज के लिए शर्जील खान की वापसी के इम्कानात रोशन हो गए हैं। लाहौर से कादिर ख्वाजा तफसीलात बता रहे हैं। कादिर ख्वाजा, बताइएगा, उनकी वापसी के इम्कानात रोशन हो चुके हैं? बिल्कुल, स्पॉट फिक्सिंग केस में बाहर होने वाले शर्जील खान, जो कि जारहाना मिजाज और जानेहारा बैटिंग के नाम पर जाने जाते हैं, पाकिस्तान की बेहतरीन ओपनिंग में उनका शुमार होता था। शर्जील खान की इंटरनेशनल क्रिकेट में एक मरतबा फिर वापसी का इम्कान है और चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम ने साथी सिलेक्टर से शर्जील खान के मुतालिक राय मुकम्मल कर ली है और सिलेक्टर्स ने भी मुस्बत राय दी है। और आजम खान की भी T20 में स्क्वाड में शमूलियत के इम्कान है, जबकि मोहम्मद हफीज की शिरकत दस्तियाबी से मशरूत जो है वो T10 के बायस शमूलियत के इम्कान कम दिखाई देते हैं। और फखर जमान T20 स्क्वाड में कम बैक करेंगे, जबकि शुएब मकसूद, जाहिद महमूद, वकास मकसूद, जिशान मलिक की शमूलियत मुतवक्के और पाकिस्तान T20 स्क्वाड का ऐलान आइंदा चंद रोज में किया जाएगा। जी सही, बहुत शुक्रिया कादिर ख्वाजा, आप इससे मुताल्लिक बता रहे थे। बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।